हेलो गाइस, राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू 2023 का पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी इकोनॉमी के, जिनके अंतर्गत आते हैं आपके स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये सब जो पॉइंट हैं इनके बारे में हम आज के इस चैप्टर में जानेंगे। अगर हम बात करें स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो किसी भी इकोनॉमी का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है या जीडीपी जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, उससे हम पता करते हैं कि किसी स्टेट की या इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। और बाकी के जो पॉइंट हैं जैसे पर कैपिटा इनकम होती है, या फिर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो, या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, तो ये जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं इनकी मदद से हम किसी भी इकोनॉमी में या उसमें रहने वाले लोगों का एक जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके बारे में जान पाते हैं। वहाँ के लोगों की जो फाइनेंशियल वेलबींग कैसी है उसके बारे में जान पाते हैं। द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी उसके बारे में जान पाते हैं। एक ब्रॉडर पिक्चर जो है हमें मिलती है वेरियस पॉलिसी इंटरवेंशंस की, इन्वेस्टमेंट जो मेड हुए हैं उसमें, और एक अपॉर्चुनिटी जो राज्य में किसी इकोनॉमिक जो वृद्धि के लिए जो अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। जैसे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, तो किसी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका पता हमें यहाँ से चलता है। और आगे फ्यूचर में ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं वो भी जो है ये GFCF तय करता है। उसी हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेट का आगे चल के कितना होना है और फिलहाल कितना हुआ है, तो ये सब चीज़ देखनी है तो हमें GDP या PCI ये सब देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी है, तो उसके लिए जैसे कोई बाहर का इन्वेस्टर अगर आपके यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहा है तो वो सब इन पॉइंटों को देखते हैं कि WPI वहाँ कितना चल रहा है, वहाँ के लोगों की PCI कितनी है। जैसे किसी को अपना बिजनेस खोलना है किसी एक इकोनॉमिक क्षेत्र में या कहीं पे है, तो वो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में जानेगा कि वहाँ मतलब उसके बिजनेस की जो है बिक्री होगी या सेल होगी या नहीं। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि वहाँ के लोगों की PCI जाननी पड़ेगी कि भाई वहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितनी है लोगों की। तो अगर वहाँ पे पर कैपिटा इनकम एक अच्छी इनकम है जिसको हम वेलबींग अच्छी कह सकते हैं, तो फिर वहाँ पे वो कोई हाई क्वालिटी का या हाई रेंज का मॉल ओपन करेगा। अगर वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत लो टाइप की है तो वहाँ पे वो मॉल वगैरह उसका उतना नहीं चल पाएगा, इसलिए वो वहाँ पे ओपन नहीं करेगा। तो इस हिसाब से जो है बिजनेस के लोग होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ये सब जो ट्रेंड्स होते हैं इन्हीं को एनालाइज करके और जो है डिसाइड करते हैं कि बिजनेस उन्हें कहाँ पे ओपन करना है, कोई फैक्ट्री लगानी तो कहाँ पे लगानी, इस तरीके से। तो ये सब जो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं ये एक ओवरव्यू हमें इकोनॉमी का देते हैं दोस्तों। तो अभी हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अपना GDP क्या होता है। और सबसे पहले तो गाइज GDP का जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि GDP इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। यानी कि हालांकि GDP को मापा मनी में ही जाता है कि भाई किसी स्टेट की या किसी देश की GDP कितनी है, तो उसको बोला जाएगा कि इतने लाख करोड़ है या इतने लाख डॉलर है या इतने मिलियन डॉलर है, इतने बिलियन डॉलर है। तो वो सब बोला तो मनी में ही जाता है, रुपए में या डॉलर में या जो भी वहाँ की करेंसी है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है GDP में वो यही है कि GDP इज ए मेजर ऑफ वॉल्यूम। यानी कि GDP जो है इस ये
किसी भी इकोनॉमी के वॉल्यूम को ना मापती है, ना कि उसकी मनी जो मतलब उसके पैसों को नहीं मापती है कि किसी इकोनॉमी में कितना पैसा है ना, बल्कि ये उसकी वॉल्यूम को मापती है, उसका जीडीपी की साइज क्या है, जीडीपी का आयतन कितना है या उसकी साइज क्या है एक्चुअली में, ये जो है जीडीपी ये बताती है इकोनॉमी की। बट ये साइज इन द टर्म्स ऑफ मनी बताती है, इसलिए हम उसको डॉलर में या रुपये में जो है बोलते हैं। तो गाइज बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी जो है मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि जीडीपी एक्चुअली डिनोट्स साइज ऑफ द इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी का जो है हमें साइज बताती है। जैसे इंडिया की जीडीपी आज की डेट में 3 ट्रिलियन मोदी जी कहते रहते हैं हमें इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो वो 5 ट्रिलियन एक साइज है कि भाई 5 ट्रिलियन साइज की इकोनॉमी हमें उसको बनाना है। फिलहाल कितनी इंडिया की इकोनॉमी, तो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की साइज है हमारी। तो जीडीपी की जो गाइज डेफिनीशन है वो यही है कि किसी भी इकोनॉमी या किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री में जिसकी बाउंड्री के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो एक निश्चित पीरियड में कितनी उनका प्रोडक्शन हो रहा है, उनका जो मनी वैल्यू है वो जो है जीडीपी कहलाती है। उसको जीडीपी को हम दो तरह की कीमतों पर इसकी जो है मनी वैल्यू निकाली जाती है। एक तो करंट प्राइस होती है, जैसे आज की डेट में जो प्राइस चल रही है किसी वस्तु की, वो प्राइस उस वस्तु की लगा के फिर उस जीडीपी का जो इकोनॉमी की जो है जीडीपी साइज निकाली जाती है। और एक कांस्टेंट प्राइस पे होती है कि हम किसी ईयर को अपना बेस ईयर मानते हैं, जैसे इंडिया ने अपना बेस ईयर माना हुआ है 2011-12 को। तो उसकी 2011-12 में जो वस्तुएं थी उनकी रेट हमने फिक्स ले रखी है तब से, और उन रेट के हिसाब से जो है अपनी जीडीपी की साइज फिर निकालते हैं हम। तो इस तरह से दो तरह की कीमतें होती हैं जिन पर किसी जीडीपी की साइज निकाली जाती है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है गाइज हमारा वो है इन दोनों कीमतों पर हम जीडीपी देख लेते हैं कि क्या रही है राजस्थान की जीडीपी। तो जीडीपी एट द करंट प्राइसेस मतलब अगर हम आज की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी हमारी 2022-23 में कैसी रही है, तो 2022-23 की प्राइसेस की फिर करंट में बात करेंगे। तो 2022 की जो कीमत हैं वो करंट प्राइसेस कही जाएंगी। तो उसके बेसिस पे जीडीपी का ये जो है ग्राफ आपको दिया हुआ है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस। इसको थोड़ा एनलार्ज करके आपको दिखाते हैं। तो ये गाइज 18-19 में जीडीपी की जो साइज थी हमारी वो 9,11,519 रुपये करोड़ में थी, 9,11,519 करोड़ रुपए थी। और वो धीरे धीरे बढ़ के 14,13,620 करोड़ हो गई, यानी कि लगभग 14,14,000 लगभग CR रुपये। ये करंट प्राइसेज पे आज की डेट में राजस्थान की जीडीपी की साइज है। ये पॉइंट याद रखो कि आज की डेट में राजस्थान की जीडीपी की साइज क्या है, 14,14,000 करोड़ रुपए। और ये है करंट प्राइस पे, आज की प्राइसेस पे। और जो 18-19 से और 22-23 तक CAGR रही है वो
11.59% रही है, यानी कि 11.5% के हिसाब से लगभग इकोनॉमी ने ग्रो किया है 18-19 से लेके अब तक, और वो भी CAGR रेट पर, यानी कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट पर। तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट रेट हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये रेट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होती है, जिसको CAGR बोलते हैं। तो ये एनुअली कंपाउंडेड ग्रोथ रेट होती है। इसको एक्चुअली में इसका फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से निकाला जाता है। तो ये निकल के आती है हमारी 11.5%। और द GDP एट करंट प्राइसेज ओवर द टाइम डू नॉट रिवील एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक्चुअली में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि GDP को हम करंट प्राइसेस पे ना लेकर कांस्टेंट प्राइसेस पे ही क्यों जो है GDP की साइज को मापा जाता है, क्योंकि एक्चुअल जो GDP होती है हमारी, वो कांस्टेंट प्राइसेस पे ही मानी जाती है। जो करंट प्राइसेस पे आज की कीमतों पर जो GDP की साइज हम निकालते हैं, उसको हम नॉमिनल GDP बोलते हैं, और उसको हम एक्चुअल में GDP नहीं मानते, क्योंकि जो करंट प्राइसेस होती हैं इनमें इन्फ्लेशन का पुट होता है, यानी कि जो महंगाई की वजह से कीमतें बढ़ी हुई होती हैं, तो उनकी वजह से GDP की जो साइज है वो बढ़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन एक्चुअली में जब वो महंगाई का इफ़ेक्ट हटा दिया जाए, तो जो साइज निकल के GDP की आनी चाहिए वो उस GDP की रियल साइज होगी। तो इसलिए हम जो GDP है उसको कांस्टेंट प्राइसेस पे लेते हैं, और हमने उसके लिए बेस ईयर 11-12 तय किया हुआ है कि 11-12 में जो कीमतें थी वस्तुओं की, उनके बेसिस पर हम GDP को मापेंगे। तो उस हिसाब से जो है 11-12 की जो कांस्टेंट प्राइसेस पे GDP होती है वो रियल GDP कहलाती है। और इन द सेम ईयर राजस्थान की जो GDP है एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट 5.18% टू द नेशन GDP। ये परसेंटेज आप याद रखिए, 5.8%। ये राजस्थान की GDP का पूरे देश की GDP में योगदान है, कि हमारे पूरे देश की GDP में राजस्थान कितना भाग योगदान करता है, तो वो है 5.18%। ये कंपैरिजन दिया हुआ है, राजस्थान की GDP 18-19 में कितनी थी, ऑल इंडिया GDP कितनी थी, और 22-23 में कितनी हो गई। तो राजस्थान की 9,11,000 थी 18-19 में, और वो 9,11,000 से 22-23 में हो गई 14,13,000। और ऑल इंडिया 188 लाख थी। तो दोस्तों वो 273 लाख हो गई 22-23 में, यानी कि राजस्थान की GDP से बहुत ज़्यादा इंडिया की GDP कितनी ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा, लगभग 20 गुना। तो इस तरीके से ये करंट प्राइसेस पे GDP हमने देखी है। और अब गाइज हम देखते हैं कि कांस्टेंट प्राइसेस पे हमारी GDP जो है वो कितनी है। ये नॉमिनल GBA से पहले आ रहा है, लेकिन हम पहले कांस्टेंट प्राइसेस पर GDP देखेंगे। तो द GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस इज कॉल्ड रियल GDP। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 11-12 की कीमतों पर हम GDP की साइज मापते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल GDP, हमारी रियल GDP। और इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज और इन्फ्लेशन, तो कांस्टेंट का मैंने आपको बताया था कि ये सब इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटाने के लिए कांस्टेंट प्राइसेस पर GDP मापी जाती है। ऑल द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द फिक्स ईयर नॉन एज बेस ईयर। तो कांस्टेंट प्राइसेस क्या होती हैं, ये वो प्राइसेस होती हैं जो बेस ईयर में प्रिवेलिंग, यानी कि बेस ईयर में जो प्रचलित प्राइसेस कीमतें किसी किन्हीं वस्तुओं की
होती हैं। और जो कांस्टेंट और बेस ईयर के हिसाब से जो जीडीपी हमारी राजस्थान की है वो हमारे पूरे देश की जीडीपी का कितना परसेंट है, 5.07%। तो गाइज हमने देखा था कि करंट प्राइसेस पे तो है 5.18% एंड कांस्टेंट प्राइसेस पे है 5.07%। तो दोनों में ही लगभग 5% है। तो करंट प्राइसेस पे थोड़ी ज़्यादा है, कांस्टेंट प्राइसेस पे थोड़ी कम है। इसी तरह से कांस्टेंट प्राइसेस का ये ग्राफ आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। इससे एक अनुमान जीडीपी का लगता है कि कैसे वो बढ़ी है। तो ये 18-19 में हमारी 6,43,000 करोड़ थी जीडीपी, वो थोड़ी सी बढ़ के 6,76,000 करोड़ हुई। लेकिन उससे अगले साल में ये फिर कम हुई, क्योंकि कोविड के कारण जीडीपी वृद्धि की जगह सभी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में गई थी। तो ये 6,63,000 हो गई वापस से। फिर इकोनॉमी ने रिकवरी की और ग्रो किया और ये 7,38,000 हो गई। और ये फिर 22-23 में 7,99,000 हो गई। तो इस तरीके से जो एनुअल ग्रोथ रेट आई कंपाउंडेड वो आई हमारी 5.58%। जबकि करंट प्राइसेस में हमारी जो एनुअल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट थी वो थी 11.5%। और इस तरह से निश्चित रूप से करंट प्राइसेस पे हमेशा ग्रोथ रेट ज़्यादा ही होती है, कांस्टेंट प्राइसेस पे ग्रोथ रेट आपको हमेशा कम मिलेगी, चाहे वो किसी भी इकोनॉमी की बात हो। ये कांस्टेंट प्राइसेस पे राजस्थान की जीडीपी का ऑल इंडिया जीडीपी के साथ कंपैरिजन है। और 18-19 में हम 643 थे, ऑल इंडिया 139 लाख था, 1,39,92,000। जबकि 22-23 में हम लगभग 8 लाख करोड़ हुए और ऑल इंडिया 157 लाख हो गया। ग्रोथ रेट की अगर बात करी जाए तो 22-23 में हमारी ग्रोथ रेट 8.19 थी, ऑल इंडिया ग्रोथ रेट 7% थी। अब जीडीपी के अगला पॉइंट आता है गाइज जीएसबीए। और ये जीएसबीए होता क्या है, ये होता है जीबीए जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब एक्चुअली में पॉइंट क्या है दोस्तों कि जो जीडीपी हम मापते हैं वो उसमें लेते हैं कि हम किसी सीमा क्षेत्र में, हमने जीडीपी की परिभाषा देखी थी, उसमें था कि किसी की स्टेट या किसी भी नेशन की बाउंड्री के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं और सर्विसेज का उत्पादन होता है उनकी मॉनेटरी वैल्यू जो होती है एक पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि 1 साल के पीरियड में, वो सब जो है जीडीपी कहलाती है। लेकिन होता क्या है कि जो वस्तुओं या सर्विसेज की जो प्रोडक्शन होता है उसमें कई बार हम किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी अन्य वस्तु का हमें उपभोग करना पड़ता है। जैसे उसको कहते हैं हम अपना इनपुट। जैसे कि हमें ब्रेड बनानी है तो ब्रेड बनाने के लिए हमें गेहूँ चाहिए, गेहूँ का आटा चाहिए। तो हम गेहूँ का आटा तो इनपुट में ले रहे हैं और उससे बना रहे हैं ब्रेड। तो ब्रेड का उत्पादन हमने किया, उसके लिए हम गेहूँ का आटा खा गए। तो इस तरह से जीडीपी में कई जो कीमतें हैं वो डबल काउंट हो जाती हैं। लेकिन इसीलिए फिर जीडीपी का परिष्कृत रूप एक आया जिसको जीबीए बोला गया। तो गाइस जीबीए जो है, जीबीए में पॉइंट क्या है कि भाई हमने अगर गेहूं के आटे से ब्रेड बनाया है तो जब भी हम जीबीए निकालेंगे ब्रेड का तो गेहूं के आटे की कीमत को उसमें से माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से केवल एक बार ही उस गेहूं की कीमत उसमें जो है कैलकुलेट होगी। तो उससे क्या है, जो डबल कीमतें कैलकुलेट होती हैं वस्तुओं की,
उससे बचा जा सकता है, जिससे कि जीडीपी का जो इन्फ्लेटेड साइज मिलता है वो नहीं मिलता है इसमें। तो जीबीए एक तरह से बहुत ही सटीक वैल्यूएशन होती है किसी इकोनॉमी की। तो जीडीपी से भी ज़्यादा परिष्कृत वैल्यूएशन होती है ये, और बहुत ही सटीक वैल्यूएशन जो है मानी जाती है। तो सेक्टर वाइज जब भी हम इकोनॉमी की साइज देखते हैं तो वो जीबीए वैल्यू में ही देखते हैं, क्योंकि सेक्टर वाइज जो है वस्तुओं का इनपुट होता है तो उससे डबल काउंटिंग हो जाती है। जैसे गेहूं या गेहूं का आटा आ गया आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में, लेकिन अगर ब्रेड का उससे उत्पादन हो रहा है तो वो आ जाएगा आपका उद्योग वाले सेक्टर में, इंडस्ट्रीज उत्पादन वाले सेक्टर में, प्रोडक्शन वाले सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में। तो इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की वस्तु का कैलकुलेशन मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन वाली सेक्टर में हो गया, तो डबल कैलकुलेशन हो गया। वो एग्रीकल्चर में भी उसकी कीमत लग गई और उसकी कीमत प्रोडक्शन में भी लग गई। तो इससे जो है दोनों सेक्टर्स का साइज जो मतलब इकोनॉमी का साइज जो है इन्फ्लेटेड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम कि प्रोडक्शन सेक्टर में जब हम ब्रेड का वैल्यू काउंट करेंगे तो उसमें से गेहूं की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो ये जीबीए फिर हमारा निकल के आ जाता है। तो इस तरह से अगर करंट प्राइसेस पे हम जीबीए लेते हैं, करंट बेसिक प्राइसेस पे, तो वो नॉमिनल जीबीए होगा। जिस तरह से करंट प्राइसेस पे जीडीपी नॉमिनल था, उसी तरीके से जीबीए भी नॉमिनल होगा। और बेसिक प्राइसेज बोला जाता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनमें अगर प्रोडक्शन टैक्सेस भी ऐड कर दी जाए तो वो जो कीमत निकल के आती है प्रोडक्शन की, वो बेसिक प्राइसेस होती हैं। अब दोस्तों आप गाइज बेसिक प्राइसेस के बारे में अगर आपको और जानना है तो उसके लिए फिर मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा आप देख लीजिए कि एक्चुअल में बेसिक प्राइसेस होती क्या है। तो वो ये है कि हमारे 4 तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिनको बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि किसी वस्तु के उत्पादन में इन 4 तरीके के इनपुट जो है काम में लिए जाते हैं। तो उनका जो है इनपुट है पहला भाई लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 4 इनपुट होते हैं। तो इन 4 इनपुटों की जितनी भी वैल्यू लगती है वो उस वस्तु की कीमत निर्धारण में काम आती है। कि भाई हम जैसे 100 ब्रेड के पैकेट बना रहे हैं, 100 पैकेट ब्रेड के बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उसमें कितनी तो ज़मीन काम में आई। जहाँ पे हमने फैक्ट्री लगाई उस ज़मीन हमने फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन चाहिए, और वो ज़मीन की भी तो कोई वैल्यू होगी। उसके लिए हमने या तो खरीदी है या रेंट दे रहे हैं, जो भी है। तो लैंड हुई, और लैंड के साथ में फिर लेबर कितनी यूज हुई, और फिर कैपिटल कितनी लगी, पैसा कितना लगा मशीन वगैरह लगाने में, और हमारा एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि हमारी खुद की दिमाग, हमारा खुद का उसमें बुद्धि कितनी लगी। तो ये सब मिला के जो खर्चा आया उससे हम फिर डिसाइड करते कि हमें 100 पैकेट का कितना वैल्यू रखना है। तो उसमें फिर एक पॉइंट और जुड़ जाता है, और वो होता है हमारा प्रोडक्शन टैक्सेस। ये प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं, जैसे हमने ज़मीन खरीदी तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी दी गवर्नमेंट को, हमने कोई मशीन खरीदी उसका लाइसेंस लिया, हमने कोई ब्रेड बनाने के लिए फैक्ट्री का लाइसेंस लिया। तो ये सब तरीके की जो फीस, लाइसेंस, टैक्स होते हैं, ये सब अगर उसमें ऐड कर दें हम, प्रोडक्शन जो हमारी कॉस्ट आई उसमें, तो वो सब फिर जो है हमारा बेसिक प्राइसेस में काउंट होता है, प्रोडक्शन टैक्सेज। तो जब हम केवल इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके अगर कोई प्राइस निकालें तो वो होती है हमारी फैक्टर प्राइस। और अगर हम उसमें प्रोडक्शन टैक्सेस भी ऐड कर दें, और प्रोडक्शन सब्सिडी जो गवर्नमेंट से हमें मिली हो कोई,
जैसे बिजली पे कोई सब्सिडी मिल गई या फिर और कोई सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी पे सब्सिडी मिल गई, लाइसेंस में कोई सब्सिडी मिल गई, तो वो सब माइनस कर दें और वो सब फिर उसके बेसिस पे अगर हम 100 पैकेट का वैल्यू निकालें तो वैल्यू हमारी बेसिक प्राइसेस पे वैल्यू कही जाएगी। तो ये होती हैं दोस्तों करंट बेसिक प्राइसेस। तो उसके आधार पे हम जो नॉमिनल जीबीए है हमारा, वो 22-23 में 13.11 लाख निकल के आया और ग्रोथ रेट आई हमारी 15.57, और 21-22 में ये 11.34 लाख थी, तो उससे बढ़ के 13.11 लाख हुई। और सेक्टोरल जो इसका कंपोजिशन है जीबीए का 22-23 में, वो इस तरीके से है। राजस्थान में एग्रीकल्चर सेक्टर 28.95% है और इंडस्ट्री सेक्टर 27.31% है और सर्विस सेक्टर 43.76% है। ऑल इंडिया देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर 18.11%, इंडस्ट्री सेक्टर 28.48% और सर्विस सेक्टर 53.41%। यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर लगभग बराबर है राजस्थान का और ऑल इंडिया का, लेकिन जो डिफरेंस है वो आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में। जो इंडिया लेवल पर है एग्रीकल्चर सेक्टर कम है, सर्विस सेक्टर ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि राजस्थान में अभी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा डिपेंड हैं। इसका मतलब ये है कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर उतना डेवलप राजस्थान में नहीं है, जबकि लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी ज़्यादा जो है डिपेंड हैं। इसी तरह से नॉमिनल जीबीए जैसे हमने करंट प्राइसेस पे लिया है, ऐसे ही हमारा रियल जीएसबीए जो है वो कांस्टेंट प्राइसेस पे हम देख सकते हैं। कांस्टेंट प्राइसेस हमारी उसी 11-12 बेस ईयर पर लिए जाएंगे। तो इस तरह से जीबीए जो होता है वो रियल जीबीए कहा जाता है। और ये था 7.33 लाख करोड़ 22-23 में, जो कि 6.80 लाख करोड़ था 21-22 में, और इसकी ग्रोथ रेट थी 7.88%। दोस्तों ये सब चार्ट है उन्हीं के, इसी के बेसिस पे है कि कितना था, कितना बढ़ा। ऑल इंडिया कंपैरिजन सेक्टोरल इसमें दिया हुआ है कि सेक्टोरल कितना था। तो 22-23 में एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर लगभग बराबर है। इंडस्ट्री सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर से कम है, यानी कि सबसे बड़ा चंक जो है सर्विस सेक्टर का है, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर और उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर। ये तो कांस्टेंट प्राइसेस पे है। करंट प्राइसेस पे आपने देखा था कि सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर है और उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर है, यानी दोनों तरफ इंडस्ट्री सेक्टर 3rd नंबर पर है राजस्थान में, जबकि इंडिया लेवल पर एग्रीकल्चर सेक्टर 3rd नंबर पर है, इंडस्ट्री सेक्टर 2nd नंबर पर है। तो इस तरह से हमने नॉमिनल और रियल जीबीए देखे हैं। और ये जीबीए वाला कंसेप्ट है एक्चुअली में ये इंडिया में 2015 से लिया गया है। उससे पहले हम केवल जीडीपी अपनी देखते थे। तो जब मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड यूज किए जा रहे हैं उसके बेसिस पे ही फिर जीबीए का जो है इंडिया में भी यूज किया जाने लगा। इसको हम यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखे, वो सब जो है एक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग कहा जाता है इसको, एसएनए। और एसएनए 2008 के नाम से ये रूल है। उसी के बेसिस पे फिर हमने जीबीए का सिस्टम इंडिया में भी लागू किया कि हम जो अपनी इकोनॉमी को है जीबीए की टर्म में कैलकुलेट करेंगे। गाइज 1 मिनट थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर है, इसमें कौन कौन से हमारे जो है एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका क्रॉप, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट एंड लॉगिंग। तो क्रॉप तो आप जानते हैं खेती बाड़ी में जो बोया जाता है, बुवाई जो होती है। लाइव स्टॉक यानी आपके पशु पालन
और फॉरेस्ट्री आपका वन हो गया, वन विभाग हो गया, और लॉगिंग हो गया आपका जो वन विभाग से प्राप्त लकड़ियाँ होती हैं, जो काटी जाती हैं लकड़ियाँ, पुराने सूखे हुए पेड़ जो होते हैं, तो उनसे जो इनकम होती है वो लॉगिंग कही जाती है। और फिशिंग, मछली पालन। इसी तरह से गए इंडस्ट्री सेक्टर में आपके आते हैं माइनिंग एंड क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी एंड कंस्ट्रक्शन। जबकि सर्विस सेक्टर में आपके आते हैं ट्रेड। ट्रेड का मतलब है जैसे कोई बनिया अपनी दुकान खोल के बैठ गया, वो ट्रेड कहा जाएगा। होटल एंड रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज जैसे स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज वगैरह, कम्युनिकेशन आपकी मोबाइल फ़ोन कंपनियां जो हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट। फाइनेंशियल सर्विसेज में आपके बैंक वगैरह, रियल एस्टेट जो कंपनियां रियल एस्टेट का काम करती हैं, यानी कि ये फ्लैट वगैरह बनाती हैं। ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग्स एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज में वकील, आपके डॉक्टर, इस तरीके से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हो गई आपकी, जितने भी IAS, IPS एंड अदर सर्विसेज हो गई आपकी, ये सब सर्विसेज में आता है। गवर्नमेंट की सर्विसेज भी इसी में आती हैं। तो इस तरीके से ये तीनों सेक्टर आपके बांटे जाते हैं। और GDP जो होती है गाइज हमारी, वो उसमें एक शब्द होता है GDP में, ग्रॉस। तो ग्रॉस का मतलब है कि कुल मिलाकर जितना है उतना, उसमें से कुछ भी हमने माइनस नहीं किया है। मतलब हमने कितना, कोई मशीन हमारी घिसी है, कोई ज़मीन, मतलब कोई गाड़ी हमारी ख़राब हुई है, कोई बिजनेस में हमारा कुछ नुकसान हुआ, कुछ भी लॉस ना करके जो भी ग्रॉस कमाई हुई है हमने वो वहाँ पे रख दी, तो वो हमारा ग्रॉस होता है। लेकिन असलियत में जो ग्रॉस जो चीज़ होती है वो हमारी कमाई होती है क्या? नहीं ना, क्योंकि असलियत में उसमें से कुछ खर्चे, कुछ नुकसान, कुछ घिसाई पिसाई सब हमें निकालनी पड़ती हैं। तो उसके लिए फिर GDP में एक कंसेप्ट है नेट GDP। तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कम्स इन पिक्चर हियर। ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल CFC कहा जाता है। तो यहाँ पे नेट में ये पिक्चर में आता है कैसे, कि जैसे हमने फैक्ट्री, ब्रेड की फैक्ट्री पे ही हम दोबारा से बात करते हैं। तो ब्रेड की फैक्ट्री हमने लगाई। अब ब्रेड की फैक्ट्री लगाने के लिए भाई ब्रेड हाथ से तो बनेगा नहीं, मशीन लगानी पड़ेगी। ब्रेड को काटने वाली, उसको जमाने वाली, वो सब मशीनें होती हैं। तो इस तरह से मशीन लगानी पड़ेगी। मशीन कितने साल चलेगी? 5 साल, 10 साल, 15 साल, कुछ तो तब कभी तो वो ख़राब होगी। तो इस तरीके से जो कैपिटल हमने लगाई वो किस में लगाई? मशीन लगाने में। अब वो मशीन ख़राब हुई, तो मान लो हमने 1 लाख रुपए की मशीन लगाई और वो 10 वर्ष तक चली हमारी। तो एक्चुअली में ये इस तरह से हो गया कि उस मशीन का 10% हिस्सा हर साल ख़राब हुआ, तो वो 10 साल में 100% ख़राब हो गई। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर साल 10,000 रुपये का उस मशीन में हमें लॉस हो रहा है। तो ये हमारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहा जाएगा, कि हमारा जो CFC है वो 10,000 रुपये है। तो इस तरीके से जब ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो ग्रॉस GDP है, उसमें से ये जो हमारी ये जो CFC निकाल दिया जाए, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है वो निकाल दिए जाए, तो वो फिर जो है हमारा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। तो नेट जो GDP निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ग्रॉस GDP में से हमारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल घटा दो, यानी कि डेप्रिसिएशन या घिसाई पिटाई जो मशीनों की हुई है वो घटा दो, तो हमारा नेट GDP आ जाता है। तो उस बेसिस पे, करंट प्राइसेस पे और कांस्टेंट प्राइसेस पे
राजस्थान का जीडीपी ये टेबल में दिया हुआ है आपको। 22-23 में करंट प्राइसेस पे नेट हमारा जीडीपी था 12.59 लाख रुपए। अब आपने एक चीज़ देखी कि करंट प्राइसेस पे हमारी 22-23 में जो ग्रॉस जीडीपी थी वो थी 14.14 लाख करोड़ और नेट जीडीपी है वो है 12.59 लाख करोड़। यानी कि लगभग 1.5 से पौने दो लाख करोड़ रुपए हमारा इसी में चला गया, घिसाई पिटाई में। और जो कांस्टेंट प्राइसेस पे थी जीडीपी हमारी, वो अभी नेट जीडीपी आ रही है 6,54,94 सॉरी, और जो ग्रॉस जीडीपी थी हमारी वो थी तो ये एक्चुअली में पेन थोड़ा सा 6,94,000 हमारी नेट जीडीपी आ रही है, और ग्रॉस जीडीपी जो थी हमारी वो थी 7,99,000। यानी कि 6,94,000 और 7,99,000 लगभग 1 लाख करोड़ रुपए घिसाई पिटाई में हमारे चले गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ग्रॉस जीडीपी तो कह रही है कि हमारे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए घिसाई पिटाई में चले गए, डिप्रिसिएशन में चले गए। जबकि नेट जीडीपी के हिसाब से देख रहे हैं हम तो जो नहीं, करंट प्राइसेस पे देख रहे हैं तो 1.5 लाख करोड़ रुपए घिसाई पिटाई में चले गए, और कांस्टेंट प्राइसेस पे देख रहे हैं तो हमारे 1 लाख करोड़ रुपए घिसाई पिटाई में चले गए। इसका मतलब हुआ कि मतलब 2011-12 की कीमतों से अगर हम देखें तो आज की डेट में जो है हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कितना हो गया कि उस टाइम के 1 लाख रुपए आज की डेट में 1.5 पौने 2 लाख रुपए हो गए। तो इतना इन्फ्लेशन का प्रभाव उस पर पड़ता है कि 1 लाख से वो 1.5 लाख हो जाए, यानी कि 50% इन्फ्लेशन है तब से लेके अब तक लगभग। मतलब डिप्रिसिएशन तो यही बता रहा है हमारा, मशीनों का जो डिप्रिसिएशन है। तो इस तरीके से ये मतलब इससे यही मतलब निकल के आता है। एक्चुअली में घिसाई पिटाई हुई है वो कांस्टेंट प्राइसेस पे हुई है हमारी, क्योंकि मशीनें तो हमने उसी टाइम पे खरीदी थी। तो ये सब हमारा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था। और नेक्स्ट है हमारा गाइज पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का सबसे बड़ा यूज है कि ये एनालिस्ट और ये जो कंट्री टू कंट्री जब कंपैरिजन करते हैं हम, तो वो पर कैपिटा इनकम पर ही किया जाता है। क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है भाई। आपने जैसे आप ये देखो कि यूएस जो है उसकी जो टोटल जीडीपी है वो 20 बिलियन ट्रिलियन डॉलर है। कितनी? 20 ट्रिलियन डॉलर। और इंडिया की जो चाइना की जो जीडीपी है वो है 17.5 ट्रिलियन डॉलर। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ कि यूएस की जीडीपी 20 और चाइना की 17.5 और इंडिया की जीडीपी है 3 ट्रिलियन डॉलर। तो चाइना की जीडीपी हमसे 5-6 गुने के लगभग 6 गुनी है, और यूएस की जीडीपी लगभग 7 गुनी है हमसे। और चाइना और यूएस की जीडीपी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस कोई नहीं है। यूएस की 20 है तो चाइना की 17.5 ट्रिलियन डॉलर है। तो फिर चाइना और यूएस में इतना जीडीपी में डिफरेंस नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोगों का डेवलपमेंट है और जो ह्यूमन इंडेक्स है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो फैक्टर हैं, मतलब जो डेवलपमेंट वाली बात कही जाए तो यूएस चाइना से बहुत आगे है। तो ऐसा क्यों है? तो वहाँ पे फिर फ्रेंड्स ये जो पर कैपिटा इनकम है ये कंसेप्ट निकल के आता है। पर कैपिटा इनकम का कंसेप्ट वहाँ निकल के आ जाता है। ये क्या चीज़ है? अब उसी जीडी पे अगर आप यूएस का पर कैपिटा इनकम देखोगे तो यूएस का जो पीसीआई है वो है $60,000, और चाइना का जो पीसीआई है
चाइना का पीसीआई लगभग $16,000 है। तो इस तरीके से आप अगर दो देखोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस फिर दिखेगा, क्योंकि यूएस का डॉलर $60,000, $60,000, और चाइना का पीसीआई $16,000, और इंडिया का पीसीआई आप जानना चाह रहे हो कितना है? $2,500। अब देखो आप डिफरेंस, अब आपको यूएस और चाइना का डिफरेंस दिखेगा, जिसको हम कहते हैं कि यूएस और चाइना में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है, तो वो यहाँ आपको दिखेगा। अब चाइना और यूएस में 16 चौका 64, यानी लगभग 4 गुना यूएस का पीसीआई है चाइना से। तो इसलिए जो है यूएस के लोगों का डेवलपमेंट चाइना के लोगों से ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये पीसीआई चाइना का इतना कम क्यों है, जबकि जीडीपी तो लगभग दोनों की बराबर है? वो उसका कारण है पॉपुलेशन चाइना की। तो जो पीसीआई है वो निकाला जाता है पॉपुलेशन को डिवाइड करके। तो इस तरीके से जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसमें अगर हम अपनी उस साल की मिड ईयर की पॉपुलेशन का भाग दे दें तो हमारी जो है पीसीआई निकल के आ जाती है। तो पर कैपिटा इनकम से हमें पता चलता है कि किसी कंट्री के लोग कितने गरीब हैं, वहाँ की गरीबी, वहाँ के लोगों का स्टेटस, वहाँ के लोगों का जो वेलबींग, वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टेटस है, उसका अनुमान पीसीआई से हम लगाते हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन अगर अपना शोरूम खोलना चाहेगा किसी जगह पे तो वो सबसे पहले वहाँ के लोगों का पीसीआई चेक करेगा कि वहाँ का पीसीआई कितना है। अगर वहाँ पीसीआई बहुत अच्छा है तो इसका मतलब है निश्चित रूप से उसका बिजनेस वहाँ पे ग्रो करेगा। और वहीं से एक कंसेप्ट आता है दोस्तों, डेवलप्ड कंट्री और लीस्ट डेवलप्ड वाला कंसेप्ट, कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है कौन सी लीस्ट डेवलप है, वो सब पीसीआई से। क्योंकि जो कंट्रियों का पीसीआई बहुत कम है वो सब लीस्ट डेवलप कंट्री मानी जाती हैं। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, यानी कि एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ कंपैरिजन करना हो तो वहाँ पे पीसीआई जो है काम में आता है। क्योंकि आपने देखा जीडीपी के बेसिस पे कंपैरिजन हम उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चाइना की जीडीपी और यूएस की जीडीपी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं था, $2.5 ट्रिलियन का डिफरेंस है, लेकिन वहीं पे पीसीआई में 4 गुना डिफरेंस है। तो इस तरीके से एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन और किसी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वेलबींग जो है इससे हमें पता चलता है। तो ये था दोस्तों पीसीआई का कंसेप्ट हमारा। और यहाँ पे इससे भी आप देख सकते हैं कि ये टेबल दी हुई है, इसमें कुछ आपके पर कैपिटा इनकम ऑफ राजस्थान एंड ऑल इंडिया एट बेसिक करंट प्राइसेस। तो ये कंपैरिजन दिया हुआ है राजस्थान और ऑल इंडिया का। तो यहाँ पे देखिए आप, जो हमारा राजस्थान का करंट प्राइसेस पे पीसीआई है वो 1,56,149, और ऑल इंडिया जो पीसीआई है वो है 1,70,620। यानी कि ऑल इंडिया पीसीआई ज़्यादा है, राजस्थान का कम है। इसका मतलब निश्चित रूप से राजस्थान का जो है ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो इंडिया लेवल से कम है। ग्रोथ रेट जो हुई है वो राजस्थान की 14.85% और ऑल इंडिया लेवल की 13.7 है। क्योंकि हमारा पीसीआई कम है इसलिए हम ग्रो ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं ये, और ऑल इंडिया लेवल पर जो है ग्रोथ थोड़ा कम है 1% से। तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आरपीएससी में कि राजस्थान का जो पीसीआई है पर कैपिटा इनकम वो कितना है, तो आप याद रखिएगा 1,56,000 रुपये, और ऑल इंडिया 1,70,000 रुपये करंट प्राइसेस पे। और अभी मैं बात कर रहा था कि लीस्ट डेवलप कंट्री और डेवलप वाली कंट्री का जो कंसेप्ट है वो भी पीसीआई से ही निकल के आता है। तो एक जो यूनाइटेड नेशन की एक काउंसिल है,
यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये हर 3 साल में जो है अपनी लिस्ट है इसकी, एलडीसी की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की एक लिस्ट बना रखी है इसने, और उसको हर 3 साल में ये रिव्यू करती है। और इन द लाइट ऑफ रिकमेंडेशन बाई द कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, ये कमेटी है यूनियन की, इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर हर 3 साल में रिव्यू करती है। और इसके लिए इसने जो क्राइटेरिया बना रखे हैं रिव्यू के लिए लीस्ट डेवलप कंट्री के लिए, वो है पहला क्राइटेरिया इसका पीसीआई पर कैपिटा इनकम, दूसरा क्राइटेरिया इनका ह्यूमन असेट, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो इंडिकेटर्स हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, हेल्थ, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। और तीसरा इनका है इकोनॉमिक वनरेबिलिटी, जो कि मतलब कि किसी कंट्री में अगर थोड़ी सी इकोनॉमिक हलचल हो जाए तो वो कितना नाजुक है, वो कितनी उनमें जो है उतार चढ़ाव आता है, वो सब के बेसिस पे जो है ये मापते हैं। तो ये इनकी एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। और हमारा अगला जो है पॉइंट है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअली में कुछ नहीं है, इतनी बड़ी टर्म से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बस जो इन्वेस्टमेंट है उसी को कहा जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि किसी इकोनॉमी में कितना कैपिटल जो है फॉर्म हुई है, कितनी कैपिटल स्थापित की गई है, वो सब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। और इसकी एक कठिनतम ये डेफिनेशन है, द टोटल वैल्यू ऑफ ए प्रोड्यूसर्स एक्विजिशन माइनस डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड प्लस सर्टेन एडिशन टू द वैल्यू ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट रियलाइज्ड बाय द प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। अब आपको कि कितनी मतलब ये है क्या वास्तव में, तो ये कुछ नहीं है, इसका एक लाइन में मतलब है इन्वेस्टमेंट। जितना याद रखिए आप कि किसी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो आपका GFCF कहा जाता है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको 17-18 में प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का दोनों का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। प्राइवेट सेक्टर का कितना था, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कितना है, और आपका 21-22 तक का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो प्राइवेट सेक्टर का जहाँ पर इन्वेस्ट 2,64,000 रुपये है, वहीं पब्लिक सेक्टर का 82,000 रुपये, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। और टोटल इन्वेस्टमेंट में से जो है लगभग गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है उसका लगभग 3 गुना है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से लगभग अगर 75% इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का है तो 25% इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर का है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गाइज होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स किसी इकोनॉमी में जो प्राइसेस होते हैं, जैसे कोई वस्तु फैक्ट्री में बनी और फैक्ट्री से निकलते ही उसका जो प्राइस है वो प्राइस होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। मतलब वो WPI में वो प्राइस काउंट किया जाता है। जैसे कोई वस्तु फैक्ट्री में बनी, तुरंत निकली वहाँ से। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, राजस्थान में होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए जो बेस ईयर है वो है 1999-2000। आज से 20-22 साल पहले का ये बेस ईयर है, और राजस्थान में अभी भी यही बेस ईयर चल रहा है, जबकि पूरे देश में इस बेस ईयर को रिवाइज कर दिया गया है। तो दोस्तों होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक तो आप ये बेस ईयर याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन ही जाता है इस पे एक जो है बेस ईयर पर। और उसके अलावा आपका है
राजस्थान में एक डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम अपना आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय बोलते हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय। तो ये जो है इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे DES। तो ये DES जो है इसकी स्थापना हुई 1957 में। और DES जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स जारी करता है। मंथली बेसिस पे ये होलसेल प्राइस इंडेक्स राजस्थान में जारी किया जाता है और ये इन्फ्लेशन को बताता है। और ये एक्स फैक्ट्री या मंडी लेवल की जो कीमतें होती हैं उनको इसमें काउंट किया जाता है, या फिर जो किसी माइन से जो वस्तु निकलते ही उसकी कीमत होती है। जैसे कोई भी खनिज पदार्थ माइनिंग किया और माइनिंग से निकला और उसके बाद में उसकी जो कीमत हुई वो इस लेवल पे ली जाती है। और इसका प्राइस कलेक्शन वो वीकली लेवल पे किया जाता है। और इसमें जो वेट होते हैं वो नेट ट्रेडर वैल्यू के आधार पर होते हैं। और जो WPI है इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं है। तो बेसिकली आपको याद रखने के पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं वो सिर्फ 3 है। वो 3 पॉइंट ये हैं। सबसे पहला आप याद रखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो क्या है, 1999-2000 है राजस्थान में। और कौन जारी करता है इसको, आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। किस इंटरवल पर जारी किया जाता है, मंथली बेसिस पर। और इसका जो इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं है। ये 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट। और कोई होलसेल प्राइस इंडेक्स से आप ज़रूरत नहीं है देखने की कुछ भी। और नेक्स्ट है हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितनी वस्तुएं आ रही हैं उस पे ये है नेक्स्ट हमारा। तो राजस्थान में 154 टोटल वस्तुएं हैं जिनको होलसेल प्राइस इंडेक्स में काउंट किया जाता है। और उनमें से प्राइमरी आर्टिकल कितने, 75, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट उसमें से 69, और फ्यूल पावर और लुब्रिकेंट वाले आइटम है 10। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज शेयर है वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का है, 49%, लगभग 50%। उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल आते हैं 33.894%। और उसके बाद फ्यूल पावर लाइट एंड लुब्रिकेंट्स आते हैं। प्राइमरी आर्टिकल में आपके जैसे ये खेतीबाड़ी के आइटम हो गए, जो भी उत्पादन हो, खाद्यान्न, ऑयल सीड्स वगैरह, वो सब प्राइमरी आर्टिकल में आते हैं। और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में जो फैक्ट्री प्रोडक्शन है वो आता है। फ्यूल पावर लाइट एंड लुब्रिकेंट्स जैसे कि डीजल, पेट्रोलियम, फ्यूल में आ गए, पावर आ गए, बिजली, लाइट एंड लुब्रिकेंट्स आ गए आपके। तो सबसे ज़्यादा शेयर किसका है आपका, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का, लगभग 50%। टोटल कितनी कमोडिटीज़ हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में, 154। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, 154 है। और सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर सेक्टर का शेयर है, लगभग 50%। नेक्स्ट है गाइज हमारा बाय WPI सिग्निफिकेंट। WPI का क्या महत्व है, क्यों इसको जो है कैलकुलेट किया जाता है किसी इकोनॉमी में। तो सबसे पहला है, इससे इन्फ्लेशन पता चलता है, वो भी होलसेल लेवल पर पता चलता है। जिससे क्या होता है कि किसी कंज्यूमर के इफेक्ट होने से पहले ही गवर्नमेंट और RBI इस पर एक्शन ले लेती हैं। जैसे कोई वस्तु फैक्ट्री लेवल पे ही पता चल जाती है कि ये महंगी हो गई है, क्योंकि अगर इंडेक्स बढ़ गया है तो मतलब फैक्ट्री लेवल पे वस्तुएं महंगी हो गई हैं। अब फैक्ट्री लेवल पे वस्तुएं महंगी हो गई तो जो दुकानदार हैं या फिर जो रिटेलर हैं वो उसको जब खरीदेंगे तो उनको महंगी मिलेगी और वो फिर कंज्यूमर को महंगी देंगे। तो कंज्यूमर तक इफेक्ट आने से पहले ही गवर्नमेंट इसमें अपना एक्शन ले लेती है और RBI अपना एक्शन ले लेती है। उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन होलसेल लेवल पे जब कम हो जाती है तो वो
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तक नहीं पहुंच पाती, यानी कि उसका इफेक्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहला यूज़ तो इसका ये है। उसके बाद इसका यूज़ इंडेक्सेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे कोई घर वगैरह खरीदते हैं तो ये सब इनमें यूज़ होते हैं। जो WPI है हमारा, ये डिफ्लेटर का काम करता है GDP और IIP के कैलकुलेशन में। तो IIP है आपका यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन, और GDP तो आपने देखा ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन सब में डिफ्लेटर का काम करता है। डिफ्लेटर कैसे कि जब मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन की वजह से जो है GDP की साइज जो है इन्फ्लेटेड हो जाती है, यानी कि बढ़ के आती है कीमतें। इन्फ्लेशन की वजह से कीमतें बढ़ जाती है, इसलिए GDP की साइज बढ़ जाती है। इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स है, इसकी भी साइज बढ़ जाती है। तो इन सब को साइज जो बढ़ जाती है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए फिर इसको डिफ्लेट किया जाता है। साइज को डिफ्लेट के लिए WPI डिफ्लेटर का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही ग्लोबल इन्वेस्टर भी किसी कंट्री के WPI को देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर किसी कंट्री में WPI बहुत ज़्यादा है तो वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की RBI या सेंट्रल बैंक जो है वो वहाँ पर निश्चित रूप से जो रेट है अपने इंटरेस्ट के वो बढ़ाएगी, क्योंकि उनको जो महंगाई है वो कंट्रोल करनी है। तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए रेट बढ़ाई जाएंगी, यानी कि वहाँ पे इन्वेस्ट करने में फ़ायदा है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न होंगे वो भी बढ़ेंगे। तो इसलिए जो है इन्वेस्टर्स जो है WPI देखते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से जो है हमने WPI देखा। अब हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक सेलेक्टेड बास्केट होता है, उसी बास्केट की वस्तुओं का जो है प्राइस इसमें कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी बात है, ये गवर्नमेंट का इस पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डायरेक्टली कंज्यूमर या किसी व्यक्ति को इफेक्ट करता है। तीसरी बात है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4 तरीके का होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग होता है, एग्रीकल्चर लेबर के लिए अलग होता है, रूरल लेबर के लिए, ग्रामीण जो श्रमिक हैं उनके लिए अलग होता है, और ग्रामीण और शहरी श्रमिकों के लिए कंबाइंड होता है। तो इस तरह से 4 तरीके का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसमें उसका उपयोग किया जाता है। जो DA होता है गवर्नमेंट कर्मचारियों का, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी CPI IW का यूज किया जाता है। और 88 सेलेक्टेड सेंटर हैं पूरे देश में, जहाँ से ये CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर वाला जो है इसकी कीमतें ली जाती हैं उन सेंटर से। और वो 3 सेंटर राजस्थान में है, वो कहाँ पे, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर में। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर की जो इंडेक्स है उसके कैलकुलेशन में राजस्थान में कहाँ कहाँ से कीमत ली जाती है। तो वो 3 सेंटर हैं, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। अब याद रखने के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले अलवर की जगह अजमेर था, लेकिन अजमेर की जगह फिर अलवर जोड़ दिया, क्योंकि अलवर में इंडस्ट्रीज ज़्यादा जो है कुछ सालों से स्थापित हो गई हैं और वहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसलिए अलवर को इसमें शामिल कर लिया गया। अजमेर को हटा दिया गया। भीलवाड़ा पहले से ही वस्त्र नगरी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हैं टेक्सटाइल में, तो इसलिए वहाँ के जो वर्कर हैं उनको इसमें लिया गया। और जयपुर तो है ही राज्य की राजधानी। एक CPI है एग्रीकल्चर वर्कर, इसका बेस ईयर है 1986-87, और इसको लेबर ब्यूरो शिमला के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। जो CPI IW है हमारा, ये भी लेबर ब्यूरो शिमला के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, और इसका बेस ईयर 2016 है। क्योंकि ये जो IW है ये बहुत ही लेटेस्ट इसलिए ले जाता है 2016 से, क्योंकि 2016 में जो कर्मचारियों का पे कमीशन है वो भी 2016 में ही रिव्यू हुआ था, 7th पे कमीशन। तो उसी के अकॉर्डिंग ये CPI IW चलता है, या फिर ये लगा लीजिए पे कमीशन CPI IW के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो 2016 इसका बेस ईयर है, और एग्रीकल्चर वर्कर का बेस ईयर 1986-87 है। दोनों लेबर ब्यूरो से ही कलेक्ट लिए जाते हैं शिमला द्वारा। और CPI रूरल वर्कर भी बेस ईयर 86-87 है, और ये भी लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। और CPI जो कंबाइंड है रूरल अर्बन का, ये जो है NS द्वारा जो है कैलकुलेट किया जाता है इसका, और इसका बेस ईयर 2012 है।
तो इसमें डिफरेंस यही है, क्वेश्चन यहीं से बनने की संभावना है कि एक जो CPI रूरल अर्बन कंबाइंड है वो NSA द्वारा लिया जाता है, बाकी तीनों लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा लिए जाते हैं, और DA की जो कैलकुलेशन है वो CPI IW के बेसिस पर की जाती है। राजस्थान में 3 सेंटर हैं CPI IW के, अलवर, भीलवाड़ा एवं जयपुर में। इस तरह से CPI हो गया आपका, और ये अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर सेंटर हैं जहाँ पे जो इंडेक्स था वो दिखाया गया आपको 2022 में कितना था, 21 में कितना था। तो जो फूड एंड बेवरेज ग्रुप में, पान सुपारी तंबाकू ग्रुप में, क्लोथिंग फुटवियर ग्रुप में, हाउसिंग ग्रुप में, फ्यूल एंड लाइट ग्रुप में इंडेक्स कितना कितना था। अलवर सेंटर पर आप देखिए पान एंड तंबाकू ग्रुप में से इंडेक्स 144 है, भीलवाड़ा सेंटर पे 144 है, जयपुर सेंटर पे 122 है 2022 में। यानी कि पान तंबाकू और सुपारी वाला इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर खाते ही पान तंबाकू सुपारी हैं। तो अलवर, भीलवाड़ा कहीं भी आप जाइए, इंडस्ट्रियल वर्कर आपको यही खाते मिलेंगे, इसलिए वहाँ पे पान सुपारी तंबाकू में महंगाई है। तो महंगाई है तो इंडेक्स इसका काफ़ी बड़ा है। जबकि फूड बेवरेज का 127 है। दूसरे फ्यूल एंड लाइट का देखिए, फ्यूल एंड लाइट का 170 है अलवर सेंटर पे, यानी कि ये और भी ज़्यादा है, क्योंकि डीजल की कीमतें, फ्यूल वगैरह की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। और इसी तरह से फूड बेवरेज में 127 है, भीलवाड़ा सेंटर पे 123 है, जयपुर सेंटर पे 130 है। तो इस तरह से ये सब जो है इन तीनों सेंटर से कीमतें ली जाती हैं। और आज का जो पहला इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर हमारा आज ये जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों गाइज, तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट चैप्टर भी जल्द आने वाला है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर पर, और उस पर हम जो है बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद गाइज।